आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री MD कैट 2020। इसको पूरा नाम होता था NMD कैट 2020, दैट इज़ नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 2020 और 2021 ये 2 ईयर्स थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसमें ओवरऑल MBBS पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही टेस्ट कंडक्ट किया गया। ठीक है, मतलब चारों सूबों के लिए, ऑल द 4 प्रोविंसेस, इन चारों सूबों के लिए जो है वो सेम टेस्ट जो है वो बना था, और उसमें जो एक्चुअली फॉलो किया गया था वो फेडरल बोर्ड को फॉलो किया गया था, और फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आपके टेस्ट जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज, NMD कैट 2020 केमिस्ट्री और इंग्लिश का पेपर। ठीक है बेटा, सो MCQs पहले हम केमिस्ट्री पोर्शन के स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर हमारा कवर होगा लाइक इंग्लिश पोर्शन इसके अंदर। और ये ओवरऑल ये जो MCQs बने हुए हैं फेडरल बोर्ड से ही बने हुए हैं। अब उसके अंदर आप देख लें कितना सिंध बोर्ड आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कुछ कौन सी चीज़ें जो नहीं आ रही है हम देख लेंगे। अदरवाइज़ इस साल का पेपर फेडरल बोर्ड से बनने वाला नहीं है। वो जिसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि फेडरल बोर्ड का कैसा पेपर बनता है। 2020 का पेपर इसकी मिसाल है, और 21 का पेपर, 20 का पेपर तो पेपर बेस्ड हुआ था तो सबका सेम MCQ था। 21 में तो ऑनलाइन हुआ था तो वो भी एक अलग मसाइल थे उसके। ठीक है, लेकिन 20 का पेपर तो सबका सेम था पूरे पाकिस्तान में 2020 का, और सेम टाइम पे टेस्ट हुआ था। तो फर्स्ट MCQs है यहाँ पर, alkyl halides involving CX bond breakage and CNU bond formation simultaneously would follow the mechanism। यस, कि कार्बन हालाइड बॉन्ड का टूटना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का बनना, सेकेंडरी चैप्टर 8। तो ये कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2 होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता है। तो ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ये सिंध बोर्ड में ही पढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर भी लगा दी हमने। सेकंड है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स इस डैश, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जिसमें 2 बीटा कार्बन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास C है, हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल लगा हुआ है। ये भी सिंध बोर्ड में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। थर्ड है RX ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहल्स फॉर्म। RX का रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे तो ये हमारा 2 तरह की चीज़ें बन सकती हैं। सॉरी, RX का रिएक्शन अल्कोहल से किया जा रहा है, दैट इज RX प्लस ROH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? ईथर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो तो RONA से बन रहा होता है। अगर हम यहाँ प्लस माइनस लगाना चाहें तो देख सकते हैं कि हैलोजन यहाँ पर हमारे पास माइनस हो गया और यहाँ पर हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है, और H हमारे पास यहाँ पर जैसे प्लस कर देते हैं तो OR माइनस कर देते हैं। ठीक है, सही। तो आप इस तरह से जोड़ रहे हैं मैकेनिज्म को। तो यहाँ पर हमारा बन जा रहा है ROR ईथर प्लस HX हाइड्रोजन हालाइड। तो ROR बन जाएगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। अगरचे ये रिएक्शन हमारा सिंध बोर्ड में शायद नहीं होता ऐसा कुछ, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल्स के रिएक्शन से तो हम नहीं बनाते ईथर, बट बन सकता है अगर बनाना चाहें तो। ठीक है भाई, सिंपल है तो मसला। तो फिलहाल ये 3 MCQs हमें पता है कि हम लोग कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट्स ऑफ कराची यू कैन डू इट, मतलब उसके लिए आपको इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट तो सेम रहते हैं, बुक चाहे कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड MCQs में। सॉरी, ये 3 MCQs हो गए, 4th MCQs पे आते हैं। अब तो ये तो फर्स्ट है शायद शुरू के हैं, आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज, इस स्पेसिफिक कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? क्या बता सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास है। सिंध बोर्ड में हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं, फेडरल बोर्ड में होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। बी, इसको अगर हम ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास को 1 नंबर दे दें तो ये 2 3 4 5 6, तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हुआ है। तो 2,6 डाइमिथाइल और फिर ये साइक्लोहेक्सानोन बना हुआ है, जो कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, जो सही कहा आपने, बी ऑप्शन। 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। ना सिंध बोर्ड में हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते हैं, बट ये आप ही जाए तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है नोमेनक्लेचर का सो तो यू कैन डू इट वेरी ईजिली। ठीक है, नो नीड टू बी क्यूरियस अबाउट इट। नंबर 5, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इजी MCQs। ओके, दैट्स कार्बोलिक एसिड
सी ऑप्शन। अच्छा ए भी यही है, कार्बोलिक, तो सही है, क्लियर है, दोनों हो सकता है। 6 है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इट इज़ अ डिफिकल्ट एमसीक्यूज, यू डोंट नो अबाउट दिस वन, इट विल बी अ डिफिकल्ट एमसीक्यूज, आई थिंक यू कैन नॉट डू इट। ये तुक्का लगा सकते हैं कुछ ना कुछ, पता है किसी को इसका आंसर क्या है? तो वही ना, तुक्का ही लग सकता है इसके अंदर। देखो, फिनॉल और अल्कोहल दोनों एसिडिक होते हैं, फिनॉल अल्कोहल दोनों एसिडिक होते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दे आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, एंड फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाती है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिहाज से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे एसिड्स हैं फिनॉल से, और फिनॉल्स ज़्यादा अच्छे एसिड हैं अल्कोहल से। अब हम यहाँ पर ये दो में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक कैसे अल्कोहल से। दोनों में ग्रुप तो सेम लगा हुआ है, फिनॉल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिल सकता है और अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिल सकता है। अब होता है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये टोटल ये प्योरली फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है, प्योरली, ठीक है। अब देखो ROH जब हम करते हैं ना, दिस इज़ अल्कोहल, अल्कोहल एसिडिक नेचर का है। इसका मतलब ये कि अगर ये आयनाइज होगा, अगर इसको पानी में डाला जाएगा तो जब उसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ये अपना H+ अलग कर देगा, OR- अलग हो जाएगा। तो बेटा होगा क्या कि OR- या RO- अलग हो गया और H+ अलग हो गया। ये जो आयन हमारे पास होता है, इसको याद होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। ये अल्कोक्साइड आयन कहलाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, RO- ये अल्कोक्साइड आयन है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता है अल्कोक्साइड आयन। अब अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही H+ लॉस करता है ना, वापस वो H+ दोबारा से खींच लेता है। तो H+ देता है, दोबारा से H+ रिसीव भी कर लेता है, इसलिए इसकी एसिडिटी गिरती रहती है। एसिड्स तो वो होते हैं जो ज़्यादा H+ लॉस करते हैं। अभी अनस्टेबल अल्कोक्साइड होने की वजह से H+ वापस खींच लेता है, इसलिए अल्कोहल्स इतने अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा वीक एसिड्स होते हैं। इसी के मुकाबले में फिनॉल इज़ 1 मिलियन टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, मतलब मिलियंस ऑफ टाइम मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। फिनॉल के साथ क्या मसला है देखो, अब फिनॉल हमारे पास ये रहा, फिनॉल का चेक करो, दिस इज फिनॉल, बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग के बाद हमने यहाँ पर OH ले लिया। अब अगर यहाँ से अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो ये अपना H+ लॉस करेगा। उसके ऊपर यहाँ पर देख लो, इधर पे बनाया तो सबको दिखे कि ये हमने फिनॉल लिया और ये हमारा OH है। इसको अगर हमने पानी में डाला तो ये अपना H+ लॉस करेगा और ये O- आ जाएगा यहाँ पर, प्लस H+ इधर हो जाएगा। ये हमारे पास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। तो बेटा फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, इट इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत अल्कोक्साइड आयन के। अब ये जो फिनॉक्साइड है, अब इसमें क्या होता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ना इसका, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जब इसके अंदर जाता है, नेगेटिव चार्ज जब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। बेंजीन तो वैसे इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रेजोनेंस होती है ना, पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड की रोटेशन यहाँ पर होती है हमारे पास, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ पर घूमता है, ये इसको नहीं भी जाएगा, इसको तो हम देख सकते हैं, पाई बॉन्ड घूमता है तो रेजोनेंस होती है, डीलोकलाइजेशन होती है, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन हमारा है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। और जब ये स्टेबल हो जाता है तो H+ जो निकालता है ना, उसको दोबारा से लॉस नहीं करता, तो दोबारा से गेन नहीं करता, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बनिस्बत अल्कोहल्स के, बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन इनसाइड द रिंग ऑफ बेंजीन इन फिनॉल, ठीक है। तो उसका क्या आंसर हमारे पास होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज की जो डीलोकलाइजेशन होती है रिंग के अंदर, जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है, ये रेजोनेंस जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होता है, चूँकि स्टेबल एनाइन की फॉर्मेशन कर लेता है, और जो अल्कोक्साइड है वो अनस्टेबल एनाइन हमारे पास होता है। तो एक थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर इन डेप्थ में जाते हैं तो, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। तो ये पहला मुश्किल MCQ मुझे यहाँ पर दिखा है, जो शायद आप नहीं कर पाएंगे, बट ये इस साल आएगा नहीं MD कैट में, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड प्योरली है, ठीक है।
ओके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप कर भी लेंगे। एक सवाल है ना, आप गिनते रहिएगा कितने सवाल आप नहीं कर पा रहे। 7 द कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होगा? दिख रहा है सबको एल्डिहाइड? ये अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा है, ये यहाँ पर ये असल में गैमा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है। अब सही है, ये तो सिंध बोर्ड में भी होता है। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। अब बताओ अल्फ़ा मिथाइल गैमा क्लोरो, पहले मिथाइन का नाम या पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लो ना भाई, पहले क्लोरो आएगा फिर मिथाइल आएगा। तो बी चेक कर लें, बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपायोन एल्डिहाइड, चूँकि फॉर्म एसिड प्रोपायोन ब्यूटाइल वेलर क्या इसी तरह होता है ना कॉमन नेम में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया कि बीटा मिथाइल है, अल्फ़ा बीटा क्लोरो है, अल्फ़ा मिथाइल है, और ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड हमारा कहलाएगा दिस इज़ प्रोपायोन एल्डिहाइड। सी भी वही है, बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड, ये सी भी सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है। समझ में आ गया सबको? तो ये तो हमने कॉमन नेम किया था चैप्टर 9 के अंदर अल्फ़ा बीटा करके, अगर आप याद करो तो। ओके हाँ बेटा, उसके बाद क्वेश्चन 8 है सेकेंडरी अल्कोहल्स इन द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब किस कार्बोनाइल, इनमें से किसकी हम रिडक्शन करेंगे? रिडक्शन का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसमें आप हाइड्रोजन ऐड करोगे कि आपको सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा? बी ऑप्शन, दिस वन, दिस इज एसीटोन। हम जानते हैं कि कीटोन्स की रिडक्शन जब भी की जाती है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं, और अगर एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करें तो क्या मिलेगा? कौन सा अल्कोहल मिलेगा? 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल कब मिलेगा? जब हम किसकी रिडक्शन करेंगे? एल्डिहाइड की। और सेकेंडरी अल्कोहल्स की रिडक्शन की जाएगी तो फिर देखो कैसे होगा, सिंपल। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता थोड़ा बहुत तो देखो, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एच यहाँ जाएगा, एक एच यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अपने आप देख लो, CH3COH CH3H, यही होता है ना भाई। तो बन गया ये अल्फ़ा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्कोहल, सही है। तो ये कीटोन की रिडक्शन से बना ना, यही एल्डिहाइड होता है तो उसकी रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आता। आप इसकी रिडक्शन करके देख लेना, प्राइमरी इथाइल अल्कोहल आ जाएगा। करूँगा नहीं मैं, ठीक है ना, आप खुद समझो तो मसला, ठीक है। तो ये हमारे सिंध बोर्ड ही है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें, दोनों क्वेश्चन ईजी थे। जहाँ कोई फेडरल बोर्ड का स्पेशली आएगा जो सिंध में होगा नहीं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा, सही। क्वेश्चन 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हाँ, ये आप नहीं बता सकेंगे। ये प्योरली टॉपिक डील करता है FTB से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, क्या बता सकते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ट्राई क्लोरो इथानोइक एसिड। कैसे है मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो हमारे पास होता है CH3COOH, CH3COOH जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है Cl या Cl3COOH। दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी वजह क्या है? देखो, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बेटा, इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर CCl3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O या COOH डायरेक्ट लगा देते हैं, COOH। अब होता है क्या है बच्चों, यहाँ पर कि ये पॉजिटिव आइन है ना, ये पॉजिटिव आइन है और ये नेगेटिव आइन है। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना, ऐसे ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड यहाँ पर है, इस बॉन्ड में ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। जितना स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, उतना आराम से वो H+ वहाँ से निकल जाएगा। अब इधर पर होता क्या है बच्चों के, ये आप देख सकते हो कि कार्बन के 3 किनारे पर Cl अटैच है, एंड Cl इज़ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो वो Cl क्या करेगा, Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने पास जो है ना विड्रॉ करेगा, खींचेगा।
ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन तीनों Cl ना इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जब इस कार्बन से खींचेंगे तो फिर यहाँ से भी खींचा आएगा। मतलब ओवरऑल ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन से ये सारे मिलकर ये 3 प्रोटीन खींच रहे होंगे। जब ये खींचेंगे तो यहाँ पर एक जो है ना स्ट्रॉन्गर H+ आयन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसलिए एसिटिक एसिड में चूँकि इन 3 तरफ हाइड्रोजन होता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं जितना हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है। इसी तरह से डाइक्लोरो एसिटिक एसिड भी होगा वो, जिसमें 2 Cl होंगे, वो भी नॉर्मल एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखेगा, लेकिन इससे कम स्ट्रेंथ रखेगा। इसी तरह का सिर्फ क्लोरो एसिटिक एसिड होगा, सिर्फ 1 Cl, तो वो एसिटिक एसिड से तो दैट सी बात है स्ट्रॉन्ग वो भी होगा। समझ में हम क्लियर है भाई? समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और ये जो इफेक्ट आता है ना इलेक्ट्रॉन खींचने का, इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रहा होता है, जिसमें वो खींचता है एक इलेक्ट्रॉन। जब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है तो वो तमाम एटम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। वो सिर्फ इस कार्बन से नहीं खींच रहा, वो इससे सबसे खींच रहा होता है, इस हाइड्रोजन से भी खींच रहा होता है। तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन पे एक स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, दैट एक्चुअली मेक्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक। सही है? तो ये आपने सिंध बोर्ड में कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा ये बात, ठीक है? तो ये सिर्फ फेडरल बोर्ड का स्पेशल टॉपिक है, बट इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ में आ गया हाँ भाई ये चीज़ कि थोड़ा सा टच आपको मिल गया। ओके, 10th है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड को हम लोग सिंध बोर्ड में कहते हैं बेटा, इसी को सिंध बोर्ड में कहा जाता है एसिड क्लोराइड, RCOX। ये असल में हमारे पास कहलाता है असाइल क्लोराइड, RC⸻OX। ये हमारे पास असाइल क्लोराइड इसलिए कहलाता है कि ये वाला जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दिस इज़ एक्चुअली असाइल ग्रुप। असाइलेशन में ही जुड़ रहा होता है ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जब हम करते हैं बेंजीन की, तो यही ग्रुप लगता है RCO जाकर जुड़ रहा होता है। दिस इज़ असाइल क्लोराइड। क्लोराइड में हम यहाँ पर X की जगह पर Cl लगा दें। कह रहे जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? जब इसको पानी में डालेंगे, पानी में डाल के चेक कर लेते हैं, नट्टर हुई ना मारना है, पानी में डाल के चेक कर लो। ये सिंध बोर्ड में MCQs है ही नहीं, ये फेडरल बोर्ड का है, ये FTP का है। प्लस माइनस माइनस प्लस, HCl से जुड़ा और कार्बन इस OH से जुड़ा, तो हमारे पास क्या कंपाउंड बना? RC⸻OH प्लस HCl। ये कौन सा कंपाउंड है पता है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड, बी ऑप्शन करेक्ट। तो मैकेनिज्म आना चाहिए बस आपको थोड़ा बहुत, आप किसी भी इक्वेशन को कर सकते हैं। अगरचे इक्वेशन आपने कभी नहीं पढ़ी होगी सेकेंड ईयर के अंदर, बट ये है। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हमने अमोनिया से कराया होगा, हमने सोडियम एसीटेट से कराया है ना, लेकिन हमने जो है वो कभी वाटर से तो नहीं कराया इसका रिएक्शन, बट हो सकता है। 11 है बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये सेकेंडरी चैप्टर 10 में था। टाइप्स ऑफ प्रोटीन, कितने टाइप्स होते हैं प्रोटीन के? ये तीनों टाइप्स हैं प्रोटीन के, ऑल ऑफ दीज। सिंपल प्रोटीन्स भी होते हैं, कंपाउंड प्रोटीन्स भी होते हैं और ड्राइव प्रोटीन्स भी होते हैं। सिंपल प्रोटीन जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड यूनिट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे यूनिट्स मिलकर सिंपल प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड प्रोटीन हम किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स के अलावा दूसरे और कोई ग्रुप्स अटैच हों प्रोटीन के अंदर, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोटीन्स। ड्राइव्ड प्रोटीन्स किसे कहा जाता है? ड्राइव्ड प्रोटीन आर दोज प्रोटीन्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सम अदर कंपाउंड्स। मतलब ऐसे प्रोटीन्स जो बाकी डिफरेंट कंपाउंड्स की मदद से हमारे बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड प्रोटीन, जिसको ड्राइव किया जाता है मुख्तलिफ और चीज़ों से। तो प्रोटीन के असल में हमारा 3 टाइप्स हैं, एक सिंपल है, एक कंपाउंड है और एक ड्राइव्ड प्रोटीन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स। ये हमारे सेकेंडरी चैप्टर 10 में होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है। ओके, 12 देख लेते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन, ये बिल्कुल प्योरली FTP का MCQs है, बट थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। ये बायोलॉजी से ज़्यादा लिंक करता है कि यस थायरॉक्सिन जो है वो कौन सा प्रोटीन है? यस, दिस इज़ हार्मोनल प्रोटीन। थायरॉक्सिन जो है वो हमारे पास एक असल में एक थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है वहाँ से कहाँ से निकला है? थायराइड से निकला है ये। और जो थायराइड है वो असल में ग्लैंड है, और ग्लैंड्स वगैरह आपको पता है हार्मोन सिक्रेट कर रहे होते हैं। तो असल में ये जो हमारे पास प्रोटीन है थायरॉक्सिन, चूँकि थायराइड से निकलता है तो ये कहना नहीं हार्मोन होगा, तो दिस इज़ एक्चुअली हार्मोनल प्रोटीन। इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब बेटा 13 है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स? सुपर ऑक्साइड, बिल्कुल सिंध बोर्ड सेकेंडरी चैप्टर 3, ठीक है। सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन, बी ऑप्शन, ठीक है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है?
माइनस हाफ होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो ये सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। 14 है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म, बी ऑप्शन Mg3N2 बनाएगा, चूंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और नाइट्रोजन की -3 इंटरचेंज हो जाएगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, कर जाओ, जगह है वहाँ। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है 15, डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू व्हाट। स्मॉलर साइज तो होता ही नहीं है बेटा इसका, तो हटा ही दो तुम इसको। डेंसिटी क्या चीज़ होती है? डेंसिटी हमारे पास होता है, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स डेंसिटी। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो अल्कली मेटल्स के जो एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक रेडियस कह लो, एक ही बात है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है तमाम पीरियोडिक टेबल में रेस्पेक्टिव पीरियड के अंदर। 1A ग्रुप वाले सबसे बड़े एटम्स होते हैं बनिस्बत 2A 3A 4A 5A के। तो चूँकि लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम है तो दिस वाई क्या होता है कि इनकी डेंसिटी हमारे पास डाउन होती है। अगर हम इस रिलेशन को देखें तो डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे से। सही है, तो 1A ग्रुप को आप देख लो ना, चूँकि न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है उसके अंदर है, और जैसे लेफ्ट से राइट जाते रहता है एटॉमिक वॉल्यूम कम होते रहता है। समझ में आ गई, डेंसिटी बढ़ती रहती है, दैट्स व्हाई। 16th है, इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस वजह से आता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ऑर्बिटल के अंदर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो सबके अंदर है, जिसमें ज़्यादा हो। तो Mn+2 के पास कितने होते हैं, इसमें आपको पता है कि Mn+2 की कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या आता है। अगर हम, चलो मैं इसको पूरा बना देता हूँ, साइंस टीचर, वेरी क्रूल, मांगे फीस, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, ये सारे आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि ये हमारे पास है S1D1, S1D, S2D1, S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S2D9 और S2D10, यही है। अब इसमें भी अगर हम यहाँ पर इसको करें तो ये S1D10 हो जाएगा अगर हम स्टेबलाइज कर दें, और क्रोमियम को स्टेबलाइज करें तो S1D5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के पास तो 5 है डी में, इसके अलावा और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं? किसके पास है? क्या वो क्रोमियम के पास होंगे? इसके अलावा तो और किसी के पास नहीं दिख रहे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ए करेक्ट है, Cr+। समझ में आगे बात। तो मैंगनीज के साथ साथ क्रोमियम का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा इन चॉइसेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर रखेंगे, दैट्स सही है भाई। तो इस तरह से इसको चेक करना पड़ेगा, देन यू विल गेट टू नो के व्हाट इज द राइट आंसर। टाइटेनियम कैसे आ सकता है? टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड पड़ा हुआ सिर्फ, तो टाइटेनियम कैसे करेक्ट है? वेनेडियम के पास देखो तो 3 अनपेयर्ड पड़ा हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? जिंक में तो है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो डायमैग्नेटिक है, वो तो ऐसे ही नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। ये भी सिंध बोर्ड का हमारा है, चैप्टर 2nd ईयर, चैप्टर नंबर 5, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रट्टा मारा होगा, याद किया होगा, समझा होगा, कुछ भी किया होगा आपने। ठीक है, तो यही वाली बात थी क्या? थर्ड से, तो ये सारे बेटा थर्ड सीरीज़ ही हैं हम लोग इसको। अच्छा, थर्ड सीरीज़ से मुराद यहाँ पर थर्ड सीरीज़ हो है। थर्ड सीरीज़ का तो कोई भी नहीं है इसके अंदर है, ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज़ है। 4 सीरीज़ चलती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ ये फोर्थ पीरियड है और फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। बाकी ये सारे क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम सभी फर्स्ट सीरीज़ वाले। थर्ड सीरीज़ वाला तो और निकलेगा, लेंथेनम, हैफनियम वाला निकलेगा थर्ड सीरीज़। ठीक है, 17th है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज डैश। बस वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन बतानी होगी, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले। क्या ऑप्शन करेक्ट है? S1D5, ऐसा ही है ना, बिना देखे बता देते हैं। S1D5 कहाँ है? C ऑप्शन करेक्ट है। 3D5 4s1 या 4s1 3D5। पीछे जो AR लिखा हुआ है मतलब आर्गॉन तक जाने के बाद इस तरह से भी कन्फिग्रेशन लिखी जाती है
कि उसकी नियरेस्ट वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन यहाँ तक पहुँचती है, फिर उससे आगे ही है। अब उसको 1:2:2 3:3 3:6 4:2 यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। 18 है द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। जिंक नहीं शो करता वेरिएबल वैलेंसी, दैट्स वाई इट इज़ अ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट डजेंट हैव वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 19th है सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। एरीन किसे कहते हैं? एरीन, यस, बेंजीन रिंग के साथ अगर कभी रेडिकल अटैच हो जाए सो दिस इज कॉल्ड एरीन। तो यहाँ पर एरीन कौन सा है? डी ऑप्शन है। दिस इज एक्चुअली टोलुइन, यस। तो ये हमारा एरीन है। तो ये सारे सिन बोर्ड से चल रहे हैं अभी। 20 द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O इज डैश। C2H6O इस कंपाउंड के अंदर कौन सा मेटामेरिज्म? तो लग ही नहीं सकता। अब क्या, अब तो हो गया ना, CH3OCH3 ये है C2H6O। इसमें तो मेटामेरिज्म कैसे अप्लाई करोगे? क्या तुम रेडिकल को चेंज कर सकते हो कम ज़्यादा करके? अब इसके लिए डाई मिथाइल ईथर का और कोई आइसोमर मेटामर पॉसिबल होगा ही नहीं। हाँ, डाई इथाइल ईथर होता C4H10 तो हम कर सकते थे, एक बार दोनों तरफ इथाइल रखते हैं, एक तरफ मिथाइल प्रोपाइल रख देते हैं, हो जाता। तो बेटा डी तो है ही नहीं, तो फिर क्या इसका हो जाएगा? ए फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ये भी बन सकता है, और अगर आप देखो तो क्या ये भी C2H6O नहीं है क्या? इथाइल अल्कोहल, दिस इज डाइमिथाइल ईथर, दिस इज इथाइल अल्कोहल, दे बोथ आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट their structures are different. And why their structures are different? Because of the attachment of different functional group. एक में हमारे पास अल्कोक्साइड ग्रुप मौजूद है और दूसरी तरफ कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो मसला इसमें, अच्छा ये फेडरल बोर्ड से एक और MCQs है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। MCQs 21 इज फ्रॉम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Which of the following compounds show geometrical isomerism? ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज ऑल्सो FTB। चूँकि हमारे पास आपको पता है आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो स्टीरियो के अंदर हमारे पास फिर दो होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ये हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस में एग्जिस्ट करता है, ये हमने पढ़ा था। अल्केन्स में एग्जिस्ट नहीं करता बट साइक्लोअल्केन में एग्जिस्ट करता है। चूँकि साइक्लोअल्केन में भी रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन होती है, वरना रिंग टूट जाती है। अल्केन्स के अंदर सिर्फ फ्री रोटेशन होती है, तो अल्केन्स में एग्जिस्ट नहीं करता बट साइक्लोअल्केन्स में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने में आता है, चूँकि फिर वो वहाँ पर बॉन्ड घुमा नहीं सकते, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है उसके अंदर। तो और ये भी हमें पता है, तो एक बात तो पता लगे कि ये सारे चारों ऑप्शन साइक्लोअल्केन है, तो इनमें हो सकती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, लेकिन सिर्फ साइक्लोअल्केन की वजह से नहीं होता। ज़रूरी है कि एक कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप कभी भी अटैच नहीं होने चाहिए। अगर एक ही कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं तो वहाँ पर आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल नहीं होती। डिफरेंट एटम्स डिफरेंट कार्बन पर अटैच होने चाहिए फंक्शनल ग्रुप्स, तब जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लो, ए ऑप्शन में देखो एक इस कार्बन पर दोनों तरफ मिथाइल लगा है तो ए तो हो नहीं सकता, ठीक है। बी में सी में इस दोनों तरफ एच लगा है तो सेम ग्रुप्स लगे, ये तो हो नहीं सकता। डी में अगर कुछ नहीं लगा तो असल में हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, इन तरफ कुछ नहीं लगा हुआ तो उसके मतलब नहीं भी लिखेंगे तो हाइड्रोजन ही है ना भाई, और क्या है, बाकी तो ये तो कार्बन लगे हुए, सही है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो 100% यही होगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन में एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पर लगे हुए, इस तरह से भी कह सकते हैं। ये कार्बन पर दो सेम ग्रुप्स नहीं आ रहे, ये भी कह सकते हैं। इस वजह से इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ये सिस और ट्रांसफॉर्म बन सकता है। इस वक्त दोनों ग्रुप सामने सामने है तो हम इसको कहते हैं कि हमारा सिस फॉर्म बना हुआ है। यही मिथाइल रेडिकल अगर नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बट ये फेडरल बोर्ड के MCQs होता है, FTB का। सिंध बोर्ड में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते, ठीक है। बट इतना मुश्किल टॉपिक नहीं होता, ये समझने की बात है, सिंपल। 22 जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, ये तो ईजी है, बता सकते हो। अल्कीन जैसा होता है, क्या फार्मूला बी हो जाएगा। साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स दोनों के फार्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, जनरल फार्मूला, ठीक है। जैसे इसको आप देखोगे तो इसका फार्मूला निकलेगा C3H6, जो हेक्सीन का फार्मूला होता है वही साइक्लोहेक्सेन का CH2 तो हो गया C3H6। मतलब इसका फार्मूला साइक्लोअल्केन का आप देख सकते हो, अल्कीन की तरह है, जनरल फार्मूला इसका। तो जो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है वही साइक्लोअल्केन्स का होता है, सही है भाई। तो ये सिंध बोर्ड में आता भी है MCQs, बोर्ड में आपने रट्टा मारा होगा उसको। 23
इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ गया? अच्छा, ये HSO3 माइनस लिखा हुआ है ना, HSO3 माइनस, ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, तो ये माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब क्या है? ये तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, सिंध बोर्ड में हमारे लिखा होता है कि HSO3 प्लस, ये हमारा सल्फोनियम है, कल भी पढ़ा था हमने। और 2022 का जो MD कैट कल हमने सॉल्व किया था, वहाँ पर सेम यही सवाल आया था, जहाँ पर हमने SO3H लगाया था, अगर आपको याद है, जो बच्चे कल प्रेजेंट थे क्लास में। तो लेकिन अब चूँकि फेडरल बोर्ड का 2020, तो उन्होंने सिंध बोर्ड को टच ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है, ज़रा समझो। अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, आपको पता है बेंजीन का रिएक्शन यहाँ पर SO3 से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब यहाँ पर सल्फोनेशन के अंदर फेडरल बोर्ड कहती है जो SO3H है ना, ये असल में न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये भी मतलब देखा जाए तो न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल का उल्टा बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग, FTB के अकॉर्डिंग, जब हम इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं सल्फोनेशन में, तो हम SO3 को लिखते हैं, और सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो फिर वहाँ पर हम जो है वो HSO3 प्लस को लिखते हैं। सही, तो बस ये एक फ़र्क होता है दोनों बुक्स के अंदर, बात दोनों सेम कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड वाले क्या करते हैं पता है? पहले SO3 अटैच करवाते हैं यहाँ पर, उसके बाद H प्लस से रिएक्शन करा के H हाइड्रोजन ऐड करके जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, और हमने डायरेक्टली जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, बस ये फ़र्क है। तो इसमें 2 स्टेप में होता है FTB में, हम लोग उसको सिंगल स्टेप में कर देते हैं। तो बात सेम है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है इसके अंदर, और HSO3 प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल, या SO3H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो को दोनों सही है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो B करेक्ट, C करेक्ट होगी। समझ में आ गई बात? वैसे भी आप देख लेंगे ऑप्शन में, अगर SO3H प्लस है नहीं, लेकिन दूसरा कोई और ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका IUPAC नेम बताओ, कंपाउंड है, दैट्स रियली इजी। बहुत आसान है, सिंध बोर्ड वाले बता देंगे आराम से। क्या होगा? यस स्पाइक, ABCD, बी ऑप्शन 2 3 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन, यस सही है, बिल्कुल बी करेक्ट है, सही है बेटा। 25 एसिटोफिनोन, यस असाइलेशन, इसी को हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये कहलाता है ना फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। 26 यस sp3, ये तो नॉर्मल MCQs हैं। 27 व्हेन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग इट मेक्स द रिंग डैश। अब आपको पता है कि जब CH3 ग्रुप जब अटैच होगा बेंजीन के साथ, जैसे ही CH3 ग्रुप अटैच होगा तो रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, होगा क्या? यहाँ पर हमारे पास इन जगहों पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से बेटा क्या होगा? इन जगहों पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्रिएट हो जाएगा इन जगहों पर। तो इस तरह से जब किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज आता है तो फिर वो क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियोफाइल। तो जब टॉलुइन अटैच होता है तो टॉलुइन चूँकि एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा, जैसे बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका? गुड न्यूक्लियोफाइल, ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तो क्या होगा? जब यह ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो तेज़ी से इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तभी तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं इसको, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है ये। सही है भाई? तो ये सिंध बोर्ड में पढ़ते थे, सेकेंड ईयर चैप्टर 7, टॉपिक का नाम था ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा उसको। सही है? तो इसमें कोई भी MCQs फेडरल बोर्ड का स्पेशल ही नहीं है, होता तो आपको पता है, अभी 10-15 मिनट में वही डिस्कस करते रहते हैं। अगर कोई आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ ग्रेटर KP देन KC, ये भी हम बता सकते हैं, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। KP ग्रेटर KP देन KC, KP की वैल्यू बड़े कब होगी KC से? तो इसका देखो सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, KP बड़ा कब होगा KC से? मतलब जब प्रोडक्ट बड़ा होगा रिएक्टेंट से। P मतलब प्रोडक्ट ना, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देख लो कहाँ पर ऐसा हो रहा है, कहाँ पर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा है रिएक्टेंट से? C में हो रहा है ऐसा, तो C इज़ द करेक्ट आंसर।
बाकी हर जगह खुद देख लो, नहीं हो रहा ऐसा कहीं और कर लिया चेक। समझ में आई बात। तो केपी बड़ा केसी से कब होगा? जब रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे। और को केपी छोटा कब होगा केसी से? जब रिएक्टेंट के मोल कम होंगे। और केपी बराबर कब होगा केसी के? जब दोनों के मोल सेम होंगे, बराबर होंगे, दैट्स इट। तो केपी केसी का बहुत पूछता है ना एमसीक्यूज, बड़ा कब होगा छोटा कब होगा। तो बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना। सही है भाई। (29) The equation this represents what? Very easy. Haber's process है ये। This is ammonia, formation of ammonia by a reversible reaction. Haber-Bosch process भी कहते हैं ना इसी को, या 9 क्लास में, या इसी को हम लोग कहते हैं Haber's process। 30 है The unit of the rate constant is same as that of rate of reaction। किस में? किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन जैसी होती है? जीरो ऑर्डर में, बिल्कुल। क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता है? dx/dt इज इक्वल टू k लिखते हैं, उसके बाद कोई रिएक्टेंट डालते ही नहीं है। क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रही होती है। इसीलिए जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी कोई भी कंसंट्रेशन नहीं आता रिएक्टेंट का। अब जब नहीं आएगा तो जो dx/dt की यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, वही k की यूनिट आएगी। तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेकंडों में पता लगता है। 31 सही है। द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। आनस तुम एमडी कैट भी दे दो, क्या पता कुछ नंबर उठा लो उसमें भी तुम। वैसे इजी था ये, तो डेफिनेशन है और क्या, पता ही है सबको। सही है। चैप्टर 8 की डेफिनेशन ही है केमिकल काइनेटिक्स की रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। दैट्स इट। 32 फॉर द रिएक्शन दिस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A doubles द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4-fold व्हिच मीन्स इट इज। हल्का सा कंसेप्चुअल है। अगर इस रिएक्शन के अंदर, बेटा अभी जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, पूछूंगा तब देना, बिना वजह दिमाग घूम जाता है गलत जवाब देते हो तो। ठीक है, जल्दी है ना, एकदम फर्स्ट आना है, घोड़े की रेस है सर, फर्स्ट आना है जवाब देना। मेरे पहले सही जवाब दो, फर्स्ट दो तो मज़ा आएगा। तो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर A जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें कह रहे हैं कि जब A की कंसेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है। इस लिहाज से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? देखो, अगर कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल होता है तो यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सिंपल सी बात है। और अगर रिएक्टेंट को डबल करने से प्रोडक्ट 4 गुना बढ़ जाए तो ये कौन सा ऑर्डर होता है पता है? सेकंड ऑर्डर, स्क्वायर के लिहाज से बढ़ रहा होता है फिर। तो कौन सा ऑर्डर हो गया ये? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रख लो 4-fold यहाँ पर मेन काम कर रहा है। यहाँ पर इस एमसीक्यूज के अंदर 4 गुना हो जा रहा है। अगर ये लिखा जाए ना, ट्वाइस लिखा होता है ना, तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर लगा देते। और अगर आगे लिखा होता है कि रिएक्टेंट कंसेंट डबल कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो कौन सा ऑर्डर लगाते हैं पता है? फिर जीरो ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन से। आ रही बात समझ में? अगर ऐसा होता है 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। अगर लिखा होता है 8 टाइम्स बढ़ जा रहा है कंसंट्रेशन डबल करने पर, फिर कौन सा ऑर्डर होता? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। तो समझ गए? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से इस तरह से हमें पता लग जाता है जब हमें ये बताया जाए कि कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन में, स्पीड ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो हम ऑर्डर फॉरन से लॉजिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है? नहीं, थर्ड ऑर्डर से ऊपर ऑर्डर नहीं होता रिएक्शन का। दैट्स द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर। एक और बार बता दूँ ये? चलो ठीक है। देखो हमारे पास A है, A जो है ना बेटा हमारे पास B बन रहा है। ठीक है, अब जब हम इसमें करेंगे तो इसकी रेट एक्सप्रेशन है कि dx/dt इज इक्वल टू k। इसके बाद A ये आ गया, ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। ये ऑर्डर हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा कि जिस रेट से कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसी रेट से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। dx/dt इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर A को डबल किया जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगा, A को 4 टाइम्स करेंगे तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, A की कंसंट्रेशन 8 टाइम्स करेंगे तो ये भी 8 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर मैं यहाँ पर 2 लगा लूँ, पीछे यहाँ पर 2 है, अब जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा? सेकंड। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर A की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे
तो ये कितना होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल करने पर ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, स्क्वायर के लिहाज से बढ़ रहा होता है, ठीक है। या फिर जब हम इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। स्क्वायर लगा देना है, मतलब सिंपल 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इसको 4 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। इसको जितना इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हो, तो मसला नहीं है, ठीक है। स्क्वायर के लिहाज से बढ़ेगा ये, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ले थर्ड ऑर्डर, यहाँ पर आ गया 3 है, तो यहाँ पर क्यूब आ गया और ये हमारा हो गया थर्ड ऑर्डर। अब ये क्यूब के हिसाब से बढ़ेगा। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन, इसको डबल कर रहा हूँ, तो ये 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 9 3 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्ट वही रिलेशन हो जाता है, सेकंड में स्क्वायर के लिहाज से बढ़ा दो, थर्ड ऑर्डर में क्यूब के लिहाज से बढ़ा दो। समझ में आ गई। तो इस तरह से मल्टीपल 1000 सवाल इसके अंदर आप बना सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। और आता भी आपको पता है टेस्ट में हर किसी के रेट किस तरह से डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो मसला 32 क्लियर है। आप 33 ये हमारा है फेडरल बोर्ड का FTB। देखो हमने सिर्फ जो है ना 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर पढ़ा है। फेडरल बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस में आता है 1/2 हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर हाफ ऑर्डर कहाँ से होता है, लेकिन फेडरल बोर्ड में होता है, कराची में नहीं पढ़ते हम लोग। इसी तरह से होता है हमारे पास एक नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव भी आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग। नेगेटिव ऑर्डर कब होता है, जब उल्टा चलता है, मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पता है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा होता है। तो ऐसे रिएक्शंस का हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। अब ये MCQs पढ़ लो, यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आंसर करेक्ट क्या है, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फेडरल बोर्ड के, ये आपने सिंध में कभी नहीं पढ़ा कि माइनस में भी आ सकता है ऑर्डर। हमारे यहाँ सिंध बोर्ड में 0 1 2 3 खत्म, उसके बाद नहीं। 34 द थर्मल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, ये तो कल भी आया था, दैट्स एंथैल्पी। गुड। 35 बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जीज ऑफ, पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा। बॉर्न-हेबर साइकिल, ये भी हमारे पास जो MCQs है, दिस इज FTB, बॉर्न-हेबर साइकिल। अभी जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है ना केमिस्ट्री की, कराची में इस साल जो पेपर देने बच्चे हो गया उनका, तो वो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो उसमें ये टॉपिक है पूरा, बॉर्न-हेबर साइकिल, ठीक है। मतलब पढ़ाया भी इस बार हमने कोचिंग में फर्स्ट ईयर के बच्चों को। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा चूँकि आप लोगों की किताब पुरानी थी, दैट्स अभी चेंज हो गई। तो बॉर्न-हेबर साइकिल क्या चीज़ होती है, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्स बॉर्न और एक का नाम था फ्रिट्ज हेबर। ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट, अभी डैश लगा हुआ है, बॉर्न-हेबर साइकिल। तो ये असल में बॉर्न-हेबर साइकिल क्या है, इट इज़ एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन है, दैट्स बॉर्न-हेबर साइकिल। करते क्या है इससे हम लैटिस एनर्जीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि Na+ और Cl- जब ये मिलते हैं NaCl बनता है तो -788 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी लिबरेट होती है। और हम लिखते हैं कि -788 किलो जूल पर मोल, ये असल में कौन सी एनर्जी है, लैटिस एनर्जी है। लैटिस एनर्जी है। मालूम कैसे कि हम लोग बोलते हैं रट्टा लगा लो उसको, बोलते ना याद कर लो। तो असल में इसको मालूम करने का तरीका होता है, वो पूरा तरीका कहलाता है बॉर्न-हेबर साइकिल। तो बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू हम लोग लैटिस एनर्जीज निकाल रहे होते हैं। काफ़ी बड़ा 2-3 पेज का मेथड है पूरा ये। मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि ये फेडरल का टॉपिक था, अब जाकर सिंध बोर्ड का भी है। बट अगले साल जो बच्चे MD कैट देंगे आपके बाद, वो उस बुक से देंगे। तो उनका सिंध बोर्ड से भी अगर आया तो फेडरल ही आएगा उनका, तो उनकी बुक चेंज है, दैट्स वाई। मतलब अगले साल जो बच्चे देंगे उनके लिए अब सिंध, पंजाब, फेडरल कुछ नहीं, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। बुक सेम हो गई अब सारी, ठीक है। फ़ायदा ही एक तरह से देखा जाए तो पंचायत नहीं होगी, बुक्स के अलग अलग सेम बुक्स हैं। लेकिन आप लोगों के साथ सबसे मसला है, आप लोग आखिरी जनरेशन में से हो जिनकी बुक्स अलग अलग हैं, फेडरल की अलग है, पंजाब की अलग। ये नई नस्ल जो आ रही है, सारी बुक्स सेम है, ठीक है। अच्छी बात होना भी यही चाहिए, पूरे पाकिस्तान का एक कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कहा गया जस्ट आयनिक सॉलिड हो गया ना। आयनिक सॉलिड तो क्रिस्टल्स होते हैं, सिंपल सी ऑप्शन। लैटिस एनर्जी आयनिक सॉलिड की ही निकलेंगे ना, क्रिस्टल वही बनाएंगे, NaCl वगैरह का जो क्रिस्टल बनता है। 36 ये तो हर बार आता है, 1 कैलोरी में कितना जूल। ये बहुत फेवरेट MCQs होता है एग्जामिनर का, हर टेस्ट में पूछते हैं कहीं ना कहीं। 1 कैलोरी हमारा
4.18 जूल के बराबर है, बी ऑप्शन। 37 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O3 -2 इज, निकालना पड़ेगा, निकाल सकता है। H2O3 -2 के अंदर सल्फर के कितने निकल जाएंगे, निकालो। लॉजिकली निकाल लोगे क्या, दिमाग में निकालो। +4 आ रहा है, +2 आएगा ना भाई, इस तरह से ना। H2O3 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ H2 ऐसे ही रहेगी, S मल्टीप्लाई बाय 2, और ये प्लस हो गया माइनस का 3 to the 6 इक्वल टू -2। तो S इंटू 2 इक्वल टू दिस इज +6 -2। तो S इक्वल टू ये हो गया हमारे पास +4/2, तो 2 1 2, 2 2 4। क्या है हमारे पास, ये +2 आया ना भाई, डी ऑप्शन आया ना। तो तुम लोग +4 कैसे बोल रहे, सही से देखा उधर, इतना आसान है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, क्या मसला। चार्ज तुम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे होगे। 38 है द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज -1 होती है, बाकी भी रखते हैं लेकिन -1 सबसे कॉमन रखते हैं। जैसे आप क्लोरीन की बात करें तो +1 +3 +5 +7 सब रख रहा होता है, लेकिन -1 कॉमन होता है HCl के अंदर। 39 ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगा इस, बोथ ए एंड क्या, बोथ एंड भी। अब अल्लाह के बंदो ऑक्सीडेशन बोला है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसके अलावा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके अलावा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये भी नहीं होती, क्या 4 डेफिनेशन होती है ना भाई ऑक्सीडेशन की, 1 2 3 4 तरह से बता सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो किसी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, देखिए तो बोथ कहाँ से आ गया, इसमें बी होगा ना भाई, इंक्रीज, रिडक्शन में डिक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन निकला है रिड्यूस से, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन उसको उल्टा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यह तो 9वीं क्लास के बच्चों वाले MCQs डाला है इसके फ्लोरीन। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एस कैरेक्टर। sp3 में आप बताओ एस कैरेक्टर कितना होता है, बोलो, अरे परसेंटेज में बताओ। 25%, बिल्कुल 25% एस कैरेक्टर। sp2 में कितना होता है ये, यस 33.3% एस कैरेक्टर, और sp में कितना होता है ये 50 ना 50% एस कैरेक्टर। तो मैक्सिमम एस कैरेक्टर किस में आ रहा है, sp में आ रहा है। पता है ना कैसे निकलता है ये, सिंपल, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से आ जाता है ना। मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन 50% है, चूँकि दोनों एक एक मिल जाए, इसमें कंट्रीब्यूशन 25% का एस का है, चूँकि 3 p मिल जाए, और यहाँ 33.3% का है, चूँकि एक एस के साथ 2 p लगा हुआ। ये मैथमेटिक्स सिंपल लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो भी आ जाएगा। सही है, तो मसला क्लियर है। तो ये हमारे पास MCQs ऑफ 41 42 द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आराम से बताना, जल्दबाजी नहीं करना, मुश्किल MCQs है। और ये MCQs आपको लगेगा सिंध बोर्ड से हैं, बट असल में ये सिंध बोर्ड से है ही नहीं, असल में ये सिंध बोर्ड से है ही नहीं, ये MCQs है FTB से। अब बताओ क्या बता रहे हो, यस ये फाइक, क्या आंसर है, मैग्नीशियम क्या एल्यूमिनियम, हाँ, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो देखो सोडियम ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा, बोरॉन ये रहा। अच्छा, सोडियम मैग्नीशियम के बाद ही हमारा आएगा ना, दिस इज एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोटेशियम तो सोडियम के भी नीचे आया, तो हमें क्या करना है भाई, हमें मैक्सिमम बताना है। तो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो आपको पता है लेफ़्ट से राइट जाने पर IP क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज़ होती है, और टॉप से बॉटम जाने पर IP क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। अब बताओ क्या आंसर करेक्ट है, यस फाइक, अब बताओ
उल्टा बोल दिया, अरे सॉरी, रिवर्स बोल दिया। आईपी इंक्रीज होती है और यहाँ डिग्री, सॉरी। अब बताएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्स्ट आने से मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अफजा कह रही है क्या भाई? सी ऑप्शन है। बाकी फाइव तुम क्या कह रहे हो? पहले ही तुम सही कह रहे थे बेटा, अब गलत बोल रहे। नहीं, रीज़न क्या है? स्मॉलर साइज हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। मैग्नीशियम इज एक्चुअली मोर स्टेबल। मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? मैग्नीशियम ग्रुप है 2A। 2A का है, 2A की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? जनरल वैलेंस शेल NS2, यही होते हैं ना, NS2। तो क्या इसका सबशेल फुलफिल्ड है? फुलफिल्ड सबशेल है ना, S2। जब सबशेल फुलफिल्ड आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? स्टेबल हो जाता है वो। इसलिए 1A 2A के बाद 1A के बाद 2A में आता है ना, तो मैग्नीशियम वगैरह ये सारे स्टेबल होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम। और जब 3A में जाते हैं तो दोबारा अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो 2A के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज पर 3A। तो यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल, सोडियम की आईपी यकीनन कम है मैग्नीशियम से, लेकिन मैग्नीशियम के ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। क्यों? बिकॉज ऑफ इस फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल। दिस इज अ एक्सेप्शन इन फेडरल बोर्ड। वरना हम लोग सिंध बोर्ड में बोलते हैं बस लेफ्ट से राइट भागते रहो और डिक्रीज होता रहेगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर एनोमली आती है। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू गूगल एज वेल, ठीक है, कि मैग्नीशियम की हमेशा ज़्यादा होगी। ये ऐसे मैं बता रहा हूँ कि फेडरल बोर्ड में, हाँ नहीं फ्लोरीन में नहीं, वो सिर्फ मैं 2 ग्रुप की बात कर, 2A और 3A के अंदर याद रखना है कि 2A की ज़्यादा होगी 3A से, उसके बाद फिर नॉर्मल दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। सही है? 2A 3A में, क्योंकि आपको पता है फेडरल बोर्ड के अंदर जब आप S ब्लॉक और P ब्लॉक अगर आपने कभी पढ़ा है या कभी खोला है ना, उसमें सिर्फ ट्रेंड है, ट्रेंड के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ इंडस्ट्री है ही नहीं एक भी। आप देखो अब तक इंडस्ट्री एक भी नहीं आई है। डाउन सेल, कास्टनर कैनलर, नेल्सन सेल, कुछ नहीं दिखेगा आपको इस MCQs में, क्योंकि फेडरल में होता ही नहीं इंडस्ट्री एक भी, सिर्फ ट्रेंड्स वगैरह होता है। तो ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड्स, उसके एक्सेप्शन बहुत हैं, अरे पड़े। सही है? समझ में आ रही बात? और जो PMC सिलेबस बनता है उसमें ट्रेंड ही ट्रेंड लिखे होते हैं सिर्फ, कहीं पर भी उसमें डाउन सेल ये सब नहीं लिखा होता PMC से, केमिस्ट्री के अंदर। आप S ब्लॉक P ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, IP, फलाना टिमकाना, हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन कहीं पर भी आपको नहीं लिखा होता इंडस्ट्री का नाम S और P ब्लॉक में। आप बोलते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एक भी नहीं रखा PMC सिलेबस में, चूँकि वो पूरा फॉलो ही उसके अंदर फेडरल बोर्ड किया गया। जबकि वो कहते हैं क्या है कि हम कॉमन सिलेबस फॉलो करेंगे, तो ये कौन सा कॉमन सिलेबस है जिसमें एक भी टॉपिक नहीं आ रहा जो सिंध बोर्ड के? सही बात है ना? अच्छा, उनको ऐसा लगता है चूँकि ग्रुप ट्रेंड चूँकि सिंध बोर्ड में है तो इस वजह से ये कॉमन सिलेबस हो गया। तो बेटा मसला है कि ग्रुप ट्रेंड सिंध बोर्ड के अंदर सिर्फ 7 से 8 पेजेस तक है और फेडरल बोर्ड में 100 पेज 150 पेज का ग्रुप ट्रेंड है। तो कॉमन सिलेबस कैसे आप बना सकते हैं इसको? अब अगर आप किसी भी टॉपिक ग्रुप ट्रेंड से उठा के डाल दें और बोलें कि बच्चा ये कॉमन सिलेबस क्या है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फेडरल बोर्ड में जैसे ये एक सवाल है, चेंज है ना भाई, ये नहीं होता हमारे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 43, द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये भी देखो फेडरल बोर्ड है, पढ़ा भाई क्या ये आपने? ये सिंध बोर्ड में नहीं होता, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। देखो ये FTB का है। देखो हमारे पास ईल्ड जो है ना, ईल्ड का क्या मतलब होता है? ईल्ड का मतलब होता है पैदावार या प्रोडक्ट। बेटा ईल्ड हमारे पास 2 तरह की ईल्ड हमारे पास केमिस्ट्री में आती है। एक हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल ईल्ड। थियोरेटिकल ईल्ड क्या होती है? जो आप पता करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्टेशोमेट्री। ये चैप्टर 1 का टॉपिक हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर का, स्टेशोमेट्री से। थियोरेटिकल ईल्ड स्टेशोमेट्री से पता लगती है। इसका मतलब क्या कि मिसाल के तौर पर कार्बन ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हमें पता है कि 6 ग्राम का अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे और 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें 44 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये पता है सबको ये बात? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू ऑलरेडी नो, ठीक है। इसके बाद अगर हम 6 ग्राम कार्बन लेंगे तो उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? उसका आधा बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा? 22 ग्राम। दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल ईल्ड। थियोरेटिकली। अब एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल ईल्ड। एक्चुअल ईल्ड या जिसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल ईल्ड भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल ईल्ड, ये ईल्ड वो होता है जो हम कैसे बाय मीन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हम निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 6 ग्राम कार्बन से
ये 22 ग्राम नहीं बन रहा, मान लो 18 ग्राम बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब एक्चुअल में रियल लाइफ में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो एग्जैक्ट थ्योरेटिकल के बराबर नहीं आता, बल्कि बहुत सारा ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल ईल्ड है, जो एक्चुअल ईल्ड है या प्रैक्टिकल ईल्ड है, वो हमेशा कैसा होगा? इट इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल ईल्ड। वो हमेशा थ्योरेटिकल ईल्ड से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता, कभी भी कम आएगा। हम ये निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट हमें हासिल हो गया कि उसका थ्योरेटिकल ईल्ड का। इसका फॉर्मूला हमारे पास कहलाता है परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड अगर आपको निकालना है तो ये हम क्या करते हैं, एक्चुअल ईल्ड लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे बेटा? थ्योरेटिकल ईल्ड से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जो आंसर आते हैं वो कहलाता है परसेंटेज ईल्ड। और जिस रिएक्शन की परसेंटेज ईल्ड ज़्यादा होती है वही रिएक्शन ज़्यादा एफिशिएंट होता है केमिकल प्रोसेस के लिए, वही इंडस्ट्रीज़ के लिए। हम हमेशा ऐसे ही केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका परसेंटेज ईल्ड ज़्यादा हो, ताकि कम से कम हमारा रिएक्टेंट लॉस हो। तो यहाँ पर सवाल आप पढ़ लो, द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? परसेंटेज ईल्ड। ये सिंध बोर्ड में नहीं पढ़ते हम परसेंटेज ईल्ड। ये न्यूमेरिकल बनाने को मुश्किल काम नहीं, जैसे इसका परसेंटेज ईल्ड निकालना है तो कैसे निकल जाएगा? परसेंटेज ईल्ड लिया, एक्चुअल ईल्ड कितना हमारे पास है? दैट्स 18 ग्राम डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका निकल जाएगा यहाँ पर परसेंटेज ईल्ड। अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकल जाएगा, आई थिंक 80% तक शायद आ जाएगी। तो वो हमारा परसेंटेज ईल्ड कितना परसेंट तो हमें हासिल हो गया, बाकी 20% लॉस हो गया। वो कहाँ लॉस हुआ? साइड रिएक्शन में लॉस हो गया। क्योंकि जब रिएक्शन हम कोयले को जलाते हैं तो सिर्फ कोयला थोड़ी ना ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होता है, वो कोयला नाइट्रोजन से भी कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी कर लेगा, जिस कंटेनर में जला है उस कंटेनर के आइटम से भी कर लेगा, बहुत कुछ और है, या इम्प्योरिटी है उसके अंदर उससे भी रिएक्शन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। लेकिन जब हम स्टेशियोमेट्री करते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं सारे साइड रिएक्शंस को। हम कहते हैं बस दुनिया में यही रिएक्शन चल रहा है, हमारे रिएक्शन के अलावा और कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। ये इग्नोर करके, जैसे कि वो करते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम करते हैं तो जब मोशन इन 2 डायमेंशन, तो वहाँ जंक्शन हम कर लेते हैं कि ज़मीन रुक गई भाई, आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़मीन को रोक देते हैं, हवा भी ख़त्म कर देते हैं बेटा, एयर प्रेशर नेगलेक्ट हो गया। तब जाकर हम, जाहिर सी बात है अगर एयर प्रेशर नेगलेक्ट नहीं करोगे या जब आप अर्थ की मोशन स्पिन को रोकोगे नहीं, तब वो आपका जो वैल्यू आ रहा होगा वो चेंज आ रहा होगा। कहते हैं मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर है, लेकिन 45 डिग्री में छक्का मारा और हवा उल्टी तरफ चल रही थी तो सवाल नहीं पैदा होता कि मैक्सिमम रेंज प्रोड्यूस हो जाए, है ना भाई। और हवा उसी तरफ चल रही हो तो मैक्सिमम रेंज से भी कहीं आगे जाके गिरेगा वो। बैलिस्टिक्स है ना, जब मिसाइल फायर कर रहा है पाकिस्तान इंडिया को मिसाइल फायर कर रहा है तो इतने देर में हवा में रहेगा मिसाइल, उतनी देर में दुनिया घूम जाएगी, जहाँ ट्रेजेक्ट्री बननी होगी वहाँ नहीं बनेगी। तो जब बैलिस्टिक्स को जब करते हैं ना तो उस वक्त हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि अर्थ कितना मूव कर चुका होगा, उसके लिहाज से हम अटैक करते हैं मिसाइल से किसी कंट्री में। तो मतलब एजम्पशन इस तरह से इसमें भी है जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एज्यूम कर रहे होते चीज़ों को अलग अलग किस्म। सही है, तो मसला बेटा डन। नेक्स्ट है 44। In a vessel, 10 gram nitrogen, 10 gram hydrogen and 10 gram oxygen are present. Which one have least number of atoms? बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 1 एवोगाड्रोस नंबर। देखो वैसे तो फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू Na, ठीक है। तो मास रखा फिर मोलर मास हो, लंबी कहानियाँ है। बस हमें ये पता है कि तीनों के मासेस चूँकि सेम है तो मास कांस्टेंट हो गया, Na तो कांस्टेंट ही होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गए? मॉलिक्यूलर मास के। बस कहानी ख़त्म। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतने कम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसके है तीनों में से? ऑक्सीजन का है 32, तो क्या आंसर हो गया? अब तुम निकालते रहो कैलकुलेट करके, आंसर यही आना है। शॉर्टकट है ना, आप थोड़ी ना, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेटर अलाउ तो है ही नहीं ना इसके अंदर, तो बिना कैलकुलेटर के करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इस तरह से करके। और ऐसे ही मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ सॉल्व कर लॉजिक से, वरना आप रख के करोगे तो टाइम वेस्ट के सिवा और कुछ भी नहीं है। आ तो जाएगा आंसर यही आएगा, बट 5 मिनट बाद आएगा तो फ़ायदा क्या? ठीक है। 45 खैर इतना आसान ग्लूकोज का, 9 क्लास में वापस आ गए। ओके 46 द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l, प्रिंसिपल एंड एजिमुथल इज। क्वांटम नंबर देखो, मेरी बात समझो जरा, उसको छोड़ो। l की वैल्यू हमारे पास 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, ऐसे ही है बेटा।
ये S के लिए, ये P के लिए, D के लिए, F के लिए, ये हमारा है एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो तकरार इतनी बार कर रहे हैं ना एक ही MCQ, उसके रट जाएगा आपको। ये उससे बेहतर है जब हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं, दिमाग में बैठ जाते हैं, और एक बार पढ़ के आगे निकल के पीछे गए नहीं ना तो ये दिमाग से निकलेगा और कुछ नहीं होगा। ये तकरार है चीज़ों की, तकरार ही इंसानों को सेव करवाती है माइंड में चीज़ें, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये L की वैल्यू हर एक आप देख सकते हो, कोई भी हम MCQ सॉल्व करते हैं ये एजिमुथल क्वांटम नंबर वाला आता है सवाल कहीं ना कहीं से, N L इस तरह से, है ना। अब N वैल्यू हमारे पास अलग अलग होती है, 1 2 नेचुरल नंबर में होती है ना बच्चे, ये तो इनफाइनाइट चलती रहती है, इसको कमी नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल। अब हमें एक चीज़ पता है कि K शेल के लिए जब n = 1 है तो उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है, जब n = 2 है तो L की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, जब n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होती है, 0 1 और 2 होती है, जब n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0 1 2। पता है सबको ये बात? मतलब जितना शुरू कहाँ से हो रहा है देखो, या मैक्सिमम कहाँ तक है, सिर्फ मैक्सिमम को देख लो कहाँ तक जा रहा है। क्या ये L-1 तक नहीं जा रहा? मतलब अगर हम देख सकते हैं रिलेशनशिप क्या है क्वांटम नंबर n और L के बीच में, तो हम देखते हैं अगर n की वैल्यू 1 है तो एजिमुथल 0 तक जा रहा है, n की वैल्यू 2 है तो एजिमुथल 1 तक जा रहा है, n की वैल्यू 3 है तो एजिमुथल 2 तक जा रहा है, n की वैल्यू 4 है तो एजिमुथल जो हमारा 3 तक जा रहा है। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि जो L की वैल्यू है वो क्या हो रही है, n-1 तक जा रही है ना भाई, 0 से लेकर n-1, ऐसे भी लिखा जाता है सिंध बोर्ड में, हम लोग ऐसे लिखते हैं L की वैल्यू बराबर हो गई 0 to n-1। इससे हम सारी वैल्यूज़ ये वाली निकाल रहे होते हैं, पता है सबको। अब पुट करते रहो तो 0 से n-0 से 3 तक जाएगी इसके लिए, समझ गए। तो ये हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट है बेटा, C ऑप्शन इज़ द राइट वन, इट इज़ द राइट रिलेशनशिप। सिंध बोर्ड का ये MCQ है, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 क्वांटम नंबर का टॉपिक है। ये एग्जाम्पल जब हम लिखते हैं ना क्वांटम नंबर के, तो इस फॉर्मूले को लगा कर हम कर रहे होते हैं उसके अंदर, इस फॉर्मूले की वजह से ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास L की आ रही हैं। इसलिए जहाँ तक हमारा प्रिंसिपल होता है उससे एक कम जाकर एजिमुथल ख़त्म होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो 1 पे जाकर एजिमुथल ख़त्म हो जाएगा, 0 1 ऐसे ही होता है। तो मसला तो बस याद कर लें इसको, ये तो आसान है बेटा, 47 ऐसे ही बता दो, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। 2p के लिए n और l वैल्यूज़ क्या होंगी, ए ऑप्शन है, अभी तो बताया और क्या। 48 विच पेयर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, कौन से पेयर के, ये तो सोच के बताना है, बहुत आसान सवाल है, सोच के बताना है। किसके लास्ट शेल में s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लॉजिक्स है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। S1 आना चाहिए, मतलब S1 आएगा कन्फिग्रेशन में कहीं ना कहीं। हु इज गोना टेल? यस अफजा, व्हाट? C B कह रहे हो आप, सोडियम एंड क्रोमियम सब यही कह रहे हैं। चलो A तो नहीं हो सकता, इसमें तो वो S1 होता है, लेकिन इसमें हमारा S2D6 होता है शायद ना, तो S2 है ये। पोटेशियम हो सकता है लेकिन मैग्नीज तो नहीं होता ना, S2D5 है ये, कट गया। हाइड्रोजन तो हो सकता है लेकिन हीलियम S2 है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिहाज से B करेक्ट आंसर हो गया। अब B में चेक कर लो, ये हमारा S1 होगा ना, सोडियम है 1A ग्रुप का है, क्रोमियम का क्या हो जाएगा 4S1 3D5, तो हो गया यहाँ पर दोनों पेयर S1 में। वैसे S2D4 होता है लेकिन हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आगे कर देते हैं। हाँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट E/M रेशो, मतलब नेगेटिव रेस के लिए बात कर रहे हैं, ये बताया था मैंने आपको ये पिछली क्लास में। चार्ज टू मास रेशो E/M, M से मुराद एटॉमिक मास ले लो आप, तो M जितना कम होगा उतना ज़्यादा E/M रेशो आएगा ओवरऑल। यहाँ से हम क्या लोएस्ट E/M रेशो कह रहे हैं, तो M की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी, सबसे ज़्यादा मेगेस्ट M वैल्यू, एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा किसका इन चारों में से, क्या अभी तुम लोग एटॉमिक मास ही नहीं पता? एटॉमिक लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक मास पूछ रहा हूँ, यही नहीं पता, तुम लोग टेस्ट देने जा रहे हो। 7 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम में कितना होता है, बेरिलियम में कितना होता है 9 होता है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास हमारे पास, चूँकि बेरिलियम का है
तो उसका हमारा लोएस्ट E/M रेशियो हमारे पास निकलेगा। बोरॉन अलग होता है, वो B होता है, उसका 11 होता है। बोरॉन अलग है, बेरिलियम अलग है। बोरॉन 3M है, बेरिलियम 2M है, ठीक है। और ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की प्रॉपर्टीज़ में। बोरॉन इज़ अ मेटलॉइड, बेरिलियम इज़ अ मेटल। चलो भाई 50 अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर देखो लिखा नहीं गया ना बेटा, देखो यहाँ लिखा नहीं गया। अब ये पॉजिटिव रेस के लिए अगर होता तो E/M सबका सेम होता, तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था ऑल हैव सेम EM। हाँ सॉरी पॉजिटिव रेस के लिए, सॉरी ये पॉजिटिव रेस के लिए। अगर नेगेटिव रेस होता तो फिर यहाँ पर कहीं एक ऑप्शन होता ऑल हैव सेम E/M वैल्यूज़। क्योंकि ऑल हैव सेम नहीं आ रहा तो इसमें अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव रेस के लिए है। सॉरी ये मैंने शायद नेगेटिव कह दिया कि नेगेटिव के लिए तो सेम रहता है, पॉजिटिव के लिए अलग होता है ना, कल ही तो बताया था। तो ये वो न्यूक्लियस एज अ होल डिपेंड करता है उसके ऊपर। 50 अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, डेंसिटी क्या होती है, D = PM/RT, पता है सबको ये, P = nRT से निकालते हैं ना इसको। PV = nRT होता है, स्मॉल m/ कैपिटल MRT, मास अपॉन वॉल्यूम को अलग कर लेते हैं तो डेंसिटी हमारे पास निकल जाता है PM/RT। चूँकि मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास ये आ जाएगा PM/RT, तो M/V डेंसिटी होती है, डेंसिटी बराबर हो गया PM/RT, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास निकल जाए। एक लाइन और ऊपर करोगे तो PV = nRT, सही है, क्लियर है, इसी तरह से निकलता है ये। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी, मॉलिक्यूलर मास पे भी, टेम्परेचर पर भी। तो क्या हो जाएगा D ऑल ऑफ द अबव। अगर पूछा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है डेंसिटी, तो प्रेशर के और मोलर मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके डेंसिटी, टेम्परेचर के। ये इक्वेशन हम यही बता रहे हैं, ठीक है। CO2 and SO2 both are triatomic, सही है, मॉलिक्यूल, बट हीट ऑफ एवापोराइजेशन मतलब एवापोरेशन ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2 ड्यू टू डैश। मतलब कह रहे हैं दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में 3-3 एटम्स हैं, लेकिन जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वेपोराइज करने की जो ताकत है, वो लिक्विड को गैस बनाने की ताकत की जो एनर्जी है, मतलब SO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2। सल्फर डाइऑक्साइड को उसको वेपोराइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत CO2 के। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्योंकि SO2 जो है वो उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, CO2 कम देनी पड़ेगी। क्या वैलिड रीज़न हो सकता है उसके पीछे? 4 ऑप्शन है नीचे, बताएं। सोचें, बहुत आसान है, MCQ से ईजीएस्ट। सोच लें। नहीं पता, सी ही करेक्ट है असल में। कार्बन डाइऑक्साइड पोलर होता है, सॉरी नॉन पोलर होता है अपने सिमेट्रिकल शेप की वजह से, लीनियर शेप होता है ना इसका। और SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका शेप निकालना आता है कभी? मतलब अगर हम इसको SO2 इस तरह से बनाते हैं ना, तो यहाँ से पाई बॉन्ड इग्नोर कर देते हैं इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास SO2 बन जाता है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। ये हमारा लीनियर नहीं होता, ये हमारा होता है ट्राइगोनल, सॉरी बेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल होता है इसका 119 डिग्री, ठीक है। मतलब ये अलग एक स्ट्रक्चर होता है। एक तो बेंट हमारा 104.5 होता है वाटर वाला, उसमें 2 बॉन्ड 2 लोन होता है। और ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर कि 2 बॉन्ड 1 लोन, ऐसा वेस्पर में आपने सिंध बोर्ड में कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो है वो हमारे पास ये भी एंगुलर बेंट होता है 119 डिग्री पर। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर में बेंट होता है, इस तरह से बनेगा ये, लेकिन ऐसे करके बनेगा। तो इस वजह से क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो ये पोलर हो गया। और जब ये पोलर होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत CO2 के। तो चूँकि SO2 ज़्यादा पोलर है और CO2 नॉन पोलर है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, ठीक है भाई। और दैट्स अ सिंपल थिंग। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम वेपर प्रेशर किसकी होगी? देखो वेपर, अभी जवाब नहीं देना। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? अगर कोई लिक्विड है उसको हीट किया जाए, ये हीट नहीं भी किया जाए, रखा रहे ऐसे, तो उसको वेपराइज होता है, तो उस वक्त
वेपराइज होने के बाद जो वेपर्स जब प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ कंटेनर पे, तो वो हमारा कहलाता है वेपर प्रेशर। और जो कंपाउंड्स बहुत तेज़ी से एवोपरेट हो जाते हैं उनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब। और जो कंपाउंड स्लोली एवोपरेट होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, उनका वेपर प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि वेपर्स जनरेट नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उनका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, टाइटली पैक मॉलिक्यूल रहेंगे। मॉलिक्यूल जब टाइटली पैक रहेंगे तो क्या होगा, एवोपरेट नहीं हो पाएंगे। अब एवोपरेट नहीं होंगे तो फिर कम होंगे ना। पेट्रोल और पानी के अंदर वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा पानी से, क्योंकि पेट्रोल तेज़ी से एवोपरेट करेगा, पानी नहीं करेगा। पेट्रोल तेज़ी से क्यों एवोपरेट करेगा, पानी नहीं क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन क्या पेट्रोल में है? नहीं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। लंडन फोर्सेस है पेट्रोल में। बात समझ में आ रही है? अब बताओ आंसर। इतना तो समझा दिया, अब तो आंसर ही बताना और क्या करना। यस, वाटर क्या आ जाएगा, लोएस्ट वेपर प्रेशर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? लेकिन इसमें अगर डाई इथाइल ईथर में अगर देखो तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ है, कार्बन के साथ कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो नहीं है बेटा। ये डाई इथाइल ईथर इसलिए से जो है ना लेस विस्कस भी होता है, किससे भाई, हमारा इससे वाटर से। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें तो यार हाईली इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है ही नहीं, ये तो ऐसे ही काट दो। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो ही नहीं सकता, वाटर। समझ में आया? रट्टा नहीं मारना है उसको, समझने की बात है ये बेसिक। 53 फॉर अ गैसियस फेस रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन व्हाट हैपेंस, ग्रेटर देन। अरे सेम हो जाएगा ना भाई, KP से सेम हो जाएगा, मोल सेम है, सिंध बोर्ड है ये। मतलब फेडरल से अगर MCQs आते हैं तो इस तरह से आ जाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा बनाया हुआ तो सिंध क्या, फेडरल क्या, अमेरिका का बोर्ड क्या, नॉर्मल है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और रट्टा मारना है तो रटते रहो और किताब को उठा के, मर्जी है। कॉन्सेप्ट बनाना है तो किताब की जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट बस कॉन्सेप्ट होता है। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ आपको, मतलब 50% चीज़ें बुक की होती ही नहीं है। जैसे इंटर भी पढ़ा, उसको पता है सर बुक से आउट ही पढ़ा रहे होते चीज़ों को। कॉन्सेप्ट बनना चाहिए बस, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप अमेरिका की किताब उठा लो, कोई भी उठा लो, कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। आखिरी देख लो।